नमस्कार साथियों, विजय पिंगोले क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि हमारा गोहिल वंश चल रहा था, उसके अंतर्गत हम पढ़ चुके थे मोकल तक। उसके बाद में हम चर्चा करते हैं राणा कुंभा की। महाराणा कुंभा या राणा कुंभा, ठीक है। इसके अंतर्गत हम पढ़ चुके थे कि 1433 तक इनका जो अपने मोकल थे उनका शासन था, ठीक है। 1433 से मोकल तक मोकल का शासन था, यानी 1433 तक मोकल का शासन। उसके बाद में 68 तक ये शासन करते हैं, 68 तक, ठीक है। इनकी पिता और माता का नाम भी लिख लेते हैं। मोकल पिता, ठीक है, और माता है सौभाग्यवती या सौभाग्य देवी भी कह सकते हैं, ठीक है। इनका जन्म की बात करें तो 1403 में इनका जन्म हुआ था। 1403 में जन्म हुआ था, ठीक है। कौन? हमारे राणा कुंभा का, ठीक है। नेक्स्ट हम इसकी चर्चा करें तो इसकी कुछ उपाधियों की चर्चा कर लेते हैं। उपाधियां, ठीक है। इसमें पहली उपाधि है राणा रासो। राणा रासो ये किस लिए? क्योंकि साहित्यकारों को क्या दिया? आश्रय दिया। साहित्यकारों को आश्रय देने के कारण राणा रासो, ठीक है। और इसकी नेक्स्ट उपाधि की अगर हम बात करें तो अभिनव भट्टाचार्य। अभिनव भट्टाचार्य ये किस लिए? संगीत के उपलक्ष्य में इसे उपाधि दी गई, ठीक है। हिंदू सुल्तान, हिंदू सुल्तान, महाराजा धीराज, ठीक है, और अशुपति, नरपति, गजपति, ठीक है। ऐसी कई सारी इनकी उपाधियां थी, कुछ मुख्य थी जिनमें क्वेश्चन बन सकता है। राणा राणे और राणा रासे, ऐसे कुछ कई सारी उपाधियां थी, तो इसमें से मुख्यतः मैंने आपको लिखा दिए। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं श्यामल दास के अनुसार, श्यामल दास की वीर विनोद के अनुसार, वीर विनोद के अनुसार मेवाड़ के 84 दुर्गों में से, मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग, मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माता कहा जाता है। निर्माता है किसके अनुसार? वीर विनोद की, श्यामल दास की वीर विनोद के अनुसार मेवाड़ के जो 84 दुर्ग हैं उनके जो 32 दुर्ग हैं उनका निर्माता कौन था? अपने कुंभा थे, ठीक है। अब इसी के कारण मतलब इसने कई सारे स्थापत्य कला में मतलब कार्य किया, तो उसके कारण इसे राजस्थान का स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है, ठीक है। राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। अब स्थापत्य कला का टॉपिक आया ही है तो हम इसकी कुछ स्थापत्य कलाओं की चर्चा कर लेते हैं। कुंभा की स्थापत्य कला, कुंभा की स्थापत्य कलाएं। अब कुंभा की स्थापत्य कलाओं की हम सर्वप्रथम चर्चा करें तो कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण, कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण, ठीक है। सहसमल को पराजित कर अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण, अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण, किसे? सहसमल को पराजित कर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे कुंभलगढ़ का निर्माण, अचलगढ़ का दुर्ग का निर्माण, ऐसे कई सारे दुर्गों का निर्माण किया है। नेक्स्ट हम स्थापत्य कला के अंतर्गत बात करें तो दिल्ली का बिड़ला मंदिर, दिल्ली का बिड़ला मंदिर, ठीक है। दिल्ली का बिड़ला मंदिर, वहां के शासक थे मोहम्मद शाह, उनको पराजित करके, सैयद मोहम्मद शाह, उनको पराजित करके दिल्ली का बिड़ला मंदिर बनाया गया। और जयपुर का बिड़ला मंदिर दोस्तों
गंगा प्रसाद बिरला द्वारा बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं, नेक्स्ट स्थापत्य कला की ही चर्चा कर रहे हैं हम आगे। 1439 में, ये इन्हीं के शासनकाल में थे, इन्हीं के मंत्री थे धरणक शाह, इन्हीं के मंत्री थे धरणक शाह। तो इनके द्वारा रणकपुर राजसमंद के अंतर्गत एक मंदिर बनाया गया, जैन मंदिर, रणकपुर जैन मंदिर का निर्माण करवाया। रणकपुर में जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया? इन्हीं के मंत्री थे धरणक शाह, जिन्होंने रणकपुर जैन मंदिर का निर्माण कराया। इस जैन मंदिर के बारे में भी कब करवाया? 1439 में। इसमें 1444 क्या है? स्तंभ है। 1444 क्या है? इस मंदिर में स्तंभ है, इसलिए इसे स्तंभों का वन भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम चर्चा करें इसी के शासनकाल की, तो एक हमारे हुए क्या नाम से, वेलका। तो वेलका जी थे, इन्होंने श्रृंगार चौरी मंदिर का निर्माण कराया चित्तौड़ में। चित्तौड़ में श्रृंगार चौरी मंदिर का निर्माण कराया। श्रृंगार चौरी मंदिर का निर्माण कराया। यह मंदिर दोस्तों कुंभा की पुत्री थी रमाबाई, जहां उनका विवाह हुआ था रमाबाई का, उसी स्थल पे इसका मंदिर का निर्माण करवाया। किसके द्वारा? वेलका द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट हम स्थापत्य कला की आगे चर्चा करें तो वो है, इनके द्वारा कुंभ श्याम मंदिर का निर्माण करवाया गया था। कुंभ श्याम मंदिर का निर्माण, कुंभ श्याम मंदिर। अब ये कुंभ श्याम मंदिर कहां कहां बनवाया गया? एक तो चित्तौड़गढ़, हम कह सकते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग, एक है कुंभलगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ में। ठीक है, एक मंदिर हम कह सकते हैं अचलगढ़, यानी अचलगढ़ दुर्ग। ठीक है, ये कुछ कुंभ श्याम मंदिरों का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट स्थापत्य कला की अगर हम चर्चा करें तो वह है एकलिंग जी मंदिर। एकलिंग जी मंदिर, यह उदयपुर में निर्माण करा है। इसे वर्तमान में मीरा मंदिर कहा जाता है, मीरा मंदिर कहा जाता है। ठीक है, ये कुछ इनकी स्थापत्य कला थी। एक स्थापत्य कला और है इनके समय की ही, कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ जिसे हम कह सकते हैं, वो हम पढ़ेंगे आगे। जब मालवा वाले जो 1940 में उन्होंने वो बनवाया था, जब उनका वो हुआ था, तब वो हम एक बार उसके आगे ढंग से प्रॉपर चर्चा करेंगे। ठीक है, ये कुछ इनकी स्थापत्य कला थी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं साहित्य कला। साहित्य कला मतलब साहित्य में योगदान कुंभा का, है ना। ठीक है, साहित्य में अगर हम योगदान की बात करें तो संगीत राज, ठीक है, संगीत राज लिखा था इन्होंने, जिसके 5 भाग थे मुख्यतः। ठीक है, संगीत राज के बाद संगीत मीमांसा, संगीत मीमांसा, संगीत राज, संगीत मीमांसा, उसके बाद में रसिक प्रिया, जिसका वर्णन मैं पहले भी कर चुका हूं, रसिक प्रिया। उसके बाद में है रसिक प्रिया हो गई। उसके बाद में है चंडी, चंडी शतक की टीका, चंडी शतक की टीका। ठीक है, ये कुछ इनकी एक साहित्य वाली भी है, साहित्य शतक की टीका, है ना। तो ये कुछ इनकी साहित्य कला में योगदान थे। ठीक है, नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं इनकी विद्वानों की चर्चा कर लेते हैं, इनके दरबारी विद्वान। सर्वप्रथम तो है मंडन। मंडन क्या है? एक वास्तुकार थे, वास्तुकार। इनकी कई सारी किताबें भी हैं वास्तुकार से आधारित निर्मित। ठीक है, मंडन के बाद में अगर इनकी पुत्री भी इनकी एक दरबारी विद्वान के तौर पे कह सकते हैं, रमाबाई का, या वागेश्वरी उनका नाम है दूसरा, है ना। तो उनके लिए भी हम कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने एक संगीत शास्त्र पुस्तक की रचना की थी। ठीक है, हम एक वागेश्वरी का भी नाम ही लिख देते हैं, वागेश्वरी, या सीधा मैं लिख देता हूं रमाबाई। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम उसके किसी विद्वान की बात कर रहे हैं
तो वह है हमारे सारंग व्यास। ठीक है, ये इनके संगीत के शिष्य थे, किनके? महाराणा कुंभा के। ठीक है, नेक्स्ट हम विद्वान की बात करें तो हीरानंद, ये इनके चित्रकला के गुरु थे। ये थे संगीत के गुरु, ये थे चित्रकला के गुरु। ठीक है, उसके बाद में कान्हा व्यास। कान्हा व्यास की बात करें तो उन्होंने एकलिंगी महामात्य की क्या की थी? रचना की थी। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें तो अत्रि और महेश भट्ट, अत्रि व महेश भट्ट, अत्रि व महेश भट्ट, ये इनके क्या थे? दरबारी विद्वान थे ये कई सारे। अत्रि और महेश भट्ट ने कीर्ति स्तंभ की रचना की थी, जिसे विष्णु स्तंभ भी कहा जाता है। ठीक है, ये इनके कुछ थे दरबारी विद्वान। अब हम नेक्स्ट चर्चा कर लेते हैं इसके राजनीतिक घटनाओं के बारे में, मतलब युद्धों के बारे में, राजनीतिक घटनाओं के बारे में, इसके बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो प्रथम हम चर्चा करते हैं सारंगपुर का युद्ध। ठीक है, सारंगपुर का युद्ध, यह युद्ध मालवा के शासक व कुंभा के मध्य हुआ। मालवा के शासक व कुंभा के मध्य हुआ। मालवा का शासक महमूद खिलजी। ठीक है, यह युद्ध कब हुआ था? 1437 में। ठीक है, 1437 में यह युद्ध हुआ। कौन सा? सारंगपुर का युद्ध। किस किस के मध्य हुआ? कुंभा व महमूद खिलजी। तो इसे क्या है? हार मिली। हार मिलने के बाद में इसको 6 माह तक बंदी बना के रखा। मालवा के शासक को 6 माह तक कुंभा ने क्या किया? बंदी बना के रखा। इस विजय यानी सारंगपुर युद्ध की जो विजय हुई थी, उसके उपलक्ष्य में इन्होंने एक कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया। कीर्ति स्तंभ। हम नेक्स्ट स्थापत्य कला में इसकी चर्चा करते हैं। इस विजय के उपलक्ष्य में कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया। ठीक है, अगर इसकी हम बात करें तो ये 9 मंजिला है। ठीक है, इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें, ऊंचाई तो 122 फीट। ठीक है, चौड़ाई की अगर हम बात करें तो 30 फीट। ठीक है, इसमें कुल 157 सीढ़ियां, 157 सीढ़ियां ऊपर जाने के लिए 9वीं मंजिल तक। ठीक है, और इसमें कई सारी मूर्तियां भी बनी हुई है, इसलिए मूर्तियों का अजायब घर भी कहा जाता है। इसे मूर्तियों का अजायब घर भी कहते हैं। मूर्तियों का अजायब घर। ठीक है, और इसकी तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह लिखा है। ठीक है, तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह लिखा है। ठीक है, इसे 9 मंजिल आई है, 122 फीट इसकी चौड़ाई ऊंचाई है, और चौड़ाई की बात करें 30 फीट है। इसमें 157 सीढ़ियां हैं, इसकी 9वीं मंजिल पर वो है। ठीक है, और इसकी अगर रचना की अगर हम बात करें तो जो इसकी कीर्ति स्तंभ पे एक रचना लिखी हुई थी, कीर्ति स्तंभ की प्रशस्ति, है ना, तो वो किसने लिखी? अत्रि व महेश भट्ट द्वारा लिखी गई। अगर इसके वास्तुकारक की बात करें तो मंडन, नापा, ये क्या है? इनके वास्तुकार हैं। ठीक है, और अगर नेक्स्ट हम इसकी बात करें तो इसमें कुछ उपनाम भी दिए गए, जैसे फर्ग्यूसन द्वारा इसे टार्जन टावर कहा गया। ठीक है, ये थे इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स। अब हम इसको एक बार रिमूव कर रहा हूं, मैं आगे की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं, हमने कर लिया मालवा के साथ संघर्ष की चर्चा। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं रणमल व जोधा से संघर्ष। हमने मारवाड़ संघर्ष पढ़ लिया, अब पढ़ रहे हैं हम रणमल और जोधा से संघर्ष। ठीक है,
रणबल व जोधा से संघर्ष। अब ये संघर्ष कब प्रारंभ हुआ? 1453 में, ठीक है, इसी दौरान 1453-52 में। अब ये हुआ क्या है कि जो रणमल थे, है ना, रणमल थे हंसाबाई के जो भाई, उनका क्या था, जो हस्तक्षेप था वो मेवाड़ के अंतर्गत बहुत बढ़ गया था, है ना। तो कुंभा ने क्या किया, उनकी हत्या करवा दी, है ना। अब बचे जोधा, इनकी भी हत्या करवाना चाह रहे थे। तो जब वहां के एक सेवक थे जिन्होंने कहा था रणमल मारी गयो, जोधा भाग सके तो भाग, ठीक है, ऐसा कहा। तो जोधा समझ गए उस दौरान और वो वहां से क्या है, भाग जाते हैं। अब भागकर वो कहां जाते हैं, अपने क्षेत्र मंडोर की साइड, वहां पे लेकिन कुंभा ने क्या पहले ही अधिकार कर रखा था। जब ये अधिकार कर रखा था तो ये आगे कहुनी गांव तक चले जाते हैं, बीकानेर साइड में आगे चले जाते हैं कहुनी गांव, ठीक है। तो हम चर्चा कर लेते हैं इसको, लिख ही देता हूं, चलो मैं, रणमल की हत्या कर दी, ठीक है, वह जोधा बचकर चला जाता है। ये क्या है, रणमल का पुत्र था, चला जाता है, ठीक है। मंडोर जाता ही है, मंडोर जाता है तो वहां पे उसका कुंभा का ऑलरेडी अधिकार हो चुका था, तो ये काहुनी गांव चला जाता है, काहुनी गांव, ठीक है। काहुनी गांव चला जाता है, उसके बाद में धीरे धीरे बाद में अपना अधिकार क्षेत्र करता है। तो इनके मध्य जो हंसाबाई थी, उन्होंने एक संधि कराई थी 1453 में, आवल बावल की संधि, आवल बावल की संधि कब कराई थी? 1453 में। किन किन के मध्य? जोधा, क्योंकि रणमल तो उस समय हो चुके थे एक्सपायर, जोधा व कुंभा के मध्य क्या है, आवल बावल की संधि हुई 1453 में। इस संधि के अंतर्गत अपने अपने क्षेत्रों में बांट दिया। जो सोजत पाली है, सोजत जो पाली में पड़ता है, उसको सीमा मान लिया गया उस दौरान, ठीक है। सोजत को सीमा माना, मतलब सोजत के इस साइड में मारवाड़ का शासन और इस साइड में मेवाड़ का शासन, सीमा माना, ठीक है। और जोधा ने अपनी पुत्री संगार देवी का विवाह भी किया था, तो वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए, ठीक है। ये तो संघर्ष था रणमल के साथ। नेक्स्ट संघर्ष आता है नागौर के साथ संघर्ष, नागौर से संघर्ष। नागौर के शासक थे फिरोज शाह। उनकी मृत्यु के बाद में नागौर के शासक थे फिरोज शाह। उनकी मृत्यु के बाद में उनके जो उत्तराधिकारी थे शम्स खां, मुरीद खां, है ना, इनके मध्य क्या है, संघर्ष चलता है। तो जो शम्स खां थे वह कुंभा के पास आते हैं, तो महाराणा कुंभा से मदद की गुहार लगाते, तो महाराणा कुंभा उनको शासक भी बनाते हैं, शम्स का शासक बन जाता है। बट कुछ समय बाद में ही यह जो शम्स खां को शासक बनाते हैं, शम्स खां को शासक बनाते हैं कौन? कुंभा। शासक बनने के कुछ समय बाद में ही ये क्या करते हैं, गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन, गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन के साथ में क्या है, मिल जाते हैं, मतलब गुजरात के साथ में मिल जाते हैं। तभी ये गुजरात के साथ में मिलते हैं कुतुबुद्दीन के साथ में शम्स खां, तो ये बात महाराणा को क्या पसंद नहीं आई, मतलब मेवाड़ के खिलाफ ही वह मिल रहा है शम्स खां, जबकि भी शम्स खां को शासक किसने बनाया था, हमारे कुंभा जी ने, ठीक है। तो यह बात उसको पसंद नहीं आई। तो 1456 में गुजरात प्लस नागौर यानी शम्स खां को पराजित किया, ठीक है। नेक्स्ट संघर्ष की अगर हम बात करें तो गुजरात के साथ, या हम कह सकते हैं इसको मालवा संघर्ष कह देते हैं, मालवा के साथ संघर्ष, मालवा प्लस गुजरात ही लिख देता हूं मैं, मालवा प्लस गुजरात, ठीक है। 1456 में इनके मध्य एक संधि होती है, किन किन के मध्य? गुजरात प्लस मालवा के मध्य 14 से एक संधि होती है, चापेनेर की संधि, चापनेर की संधि। इस संधि में क्या था
कि जो अपना ये मेवाड़ क्षेत्र है तो यहाँ से मालवा आक्रमण करेगा, यहाँ से गुजरात आक्रमण करेगा मेवाड़ के ऊपर, है ना। तो ये था इस चापनेर की संधि के अंतर्गत। किस किस के मध्य हुई थी चापनेर की संधि? गुजरात के और मालवा के मध्य, ठीक है। इसका मैं कौन था? कुतुबुद्दीन शासक था, ठीक है। अब इनके मध्य ये संधि होती है चापनेर की संधि, तब डिसाइड किया गया था यहां से तुम आक्रमण करोगे, यहां से हम आक्रमण करेंगे मेवाड़ के। लेकिन क्या हुआ, बदनौर के युद्ध में, अब ये कब हुआ? 1457 से 58 के मध्य, ठीक है। 1457 से 58 के मध्य बदनौर का युद्ध होता है, ठीक है। इस मतलब ये क्या है? भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा, ठीक है। जब ये युद्ध होता है बदनौर का, तो इस दौरान इस युद्ध में दोनों सेनाएं पराजित होती है। कौन कौन सी सेनाएं? एक तो गुजरात की सेना है, एक मालवा की सेना है। क्या दोनों सेनाएं क्या होती है? पराजित होती है। बदनौर के युद्ध में दोनों सेनाएं पराजित होती है। अब जब बदनौर का इन्होंने युद्ध जीत लिया था तो उस दौरान इन्होंने बदनौर में ही कुशल माता मंदिर बनवाया। कुशल माता का क्या करवाया? यहां पे मंदिर बनवाया बदनौर के अंदर युद्ध जीतने के बाद में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गुजरात में ही कुतुबुद्दीन के बाद में उनके कुछ उत्तराधिकारी आते हैं। उसमें एक उत्तराधिकारी था मोहम्मद बेगड़ा। तो गुजरात से संघर्ष लिख देता हूं मैं। अब मोहम्मद बेगड़ा एक उत्तराधिकारी होते हैं कुतुबुद्दीन के आगे आने वाली में, ठीक है। मोहम्मद बेगड़ा क्या करते हैं? जो कुंभा की जो पुत्री थी उनका विवाह हुआ था गुजरात के जूनागढ़ में। गुजरात के जूनागढ़, गुजरात के जूनागढ़ में कुंभा की पुत्री का क्या हुआ था? विवाह हुआ था, है ना। इसका यहाँ पे शासक कौन था? मुंडरिक। मुंडरिक के साथ में इनका ये कहते कुंभा के दामाद थे। तब मोहम्मद बेगड़ा, मोहम्मद बोगड़ा या बेगड़ा कह देते हैं, मोहम्मद बोगड़ा, ठीक है। ये क्या करते हैं? मुंडरिक पर आक्रमण कर देते हैं। अब कुंभा, अब उनके दामाद को कैसे छोड़ सकते थे ऐसे ही, तो कुंभा क्या करते हैं? मोहम्मद बेगड़ा को पराजित करते हैं। मोहम्मद बेगड़ा को या बोगड़ा कह सकते हैं, पराजित करते हैं, ठीक है। ये इसकी कुछ घटनाएं थी, ये कुछ युद्ध से संबंधित घटनाएं थी, राजनीतिक घटनाएं थी। उसके बाद में ये घटना मतलब जो मोहम्मद बेगड़ा वाली थी वो 1460 में घटित हुई थी, है ना। उसके बाद में हम चर्चा करें तो ये बाद में इसका मतलब इसके एक और चर्चा कर लेते हैं। इसके काल को इसके काल को मेवाड़ का श्रवण काल कहा गया, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम इसके अंदर और चर्चा करें तो बाद में ये उन्माद रोग से ग्रसित हो गया था। उन्माद रोग से ग्रसित हो गया था। बाद में ये क्या उन्माद रोग से ग्रसित हो गया था, तो ये इतना शासन नहीं करता था। उसके बाद में एक मामा कुंड है, मामा कुंड, वहां पे बैठे थे ये, है ना। तो इनके पुत्र थे उदय सिंह, ठीक है। इन्होंने क्या किया? पीठ में खंजर गोप कर हत्या कर दी। पीठ में क्या किया? खंजर गोप कर हत्या कर दी। तो उदय सिंह को है मेवाड़ का पितृहंता कहा जाता है। मेवाड़ का पितृहंता शासक, पितृहंता शासक कहा जाता है। मेवाड़ का पितृहंता क्या कहा जाता है? शासक कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, उदय सिंह फिर अगला शासक बनता है। इसे बाद में ही रायमल हटाकर, मतलब इसके भाई थे रायमल, वो हटाकर वह शासन करते हैं। ये हमारे मेवाड़ के जो ये हमारे कुंभा थे उनके बारे में हमारी चर्चा हो गई है।
आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम आगे से हम चर्चा करेंगे रायमल से, तो वो नेक्स्ट चर्चा करेंगे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।